हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको 2018 का सैम्पल पेपर सॉल्व करा रही हूँ फिजिक्स का। तो उसी के क्रम में आज हम 19 क्वेश्चन करेंगे। 19 क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो आपने बताना है वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स के बराबर होती है और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इजिकल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। और जब आपका वेक्टर और डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो ई डी ए कॉस थीटा इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ तक क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय क्या होती है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ में, जैसे कि ये बंद पृष्ठ है, ये आपका बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स होकर के गुजरेगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा फाई इजिकल टू 1/ε0 समीशन क्यू। समीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे आवेश हो सकते हैं आपके, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, समीशन। ठीक, तो आपसे 2 नंबर में ये गाउस की प्रमेय भी आपसे पूछ ली जाते हैं, या फिर इसका प्रूफ पूरा 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर कैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। आप डायग्राम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, बस डायग्राम आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, माना एक बिंदु ओ पर, हमने क्या किया, ये एक बिंदु ओ माना है। बिंदु ओ पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू आवेश है जो एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है, यानी कि ये एक बंद पृष्ठ है और जिसका क्षेत्रफल हमने क्या लिया है, ए। गॉसियन पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। ये गॉसियन पृष्ठ है आपका, और इसमें ये क्या है, बिंदु ओ है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, इस बंद पृष्ठ पर कोई बिंदु P है। इस बंद पृष्ठ पर इस Q से हमने r डिस्टेंस पर क्या लिया, एक बिंदु P लिया है। बिंदु P के चारों ओर माना एक सूक्ष्म अवयव D है, यानी कि बिंदु P है, इसके चारों ओर हमने क्या मान लिया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, dA। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E है। आप अपने अकॉर्डिंग थ्योरी और ज़्यादा लिख सकते हो या और तरीके से लिख सकते हो, बस मतलब परफेक्ट बैठना चाहिए इसका। तो अब हमने क्या करना है, इससे इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूक्ष्म अवयव लिख सकते हो आप। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, सूक्ष्म अवयव डीए से होकर, सूक्ष्म अवयव क्या लिया है आपने, ये छोटा सा एक पार्ट लिया है, इस बड़े एरिया का हमने ये छोटा सा पार्ट लिया है। तो इस छोटे से पार्ट से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपने बताना है। तो सिंपल सी बात, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, ये होता है आपका फाई ई। देखो, जब सूक्ष्म की बात करेगा वो तो हमने क्या लगाना होगा, इधर भी डी लेके चलना होगा आपने। तो इधर लेंगे हम डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को हटाना है। तो जैसे ही वेक्टर हटेगा और डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन में हम अभी और चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ पर वैल्यूज़ की पुट करनी है। तो इसको लेट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट।
नेक्स्ट आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखिए इसमें क्या करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सीख चुके हैं, पहले चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो उससे पहले एक पॉइंट प्लस क्यू के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली होगी, तो उसी फॉर्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये E = 1/4 πε0 Q/r²। इसको ऐड करते हैं हम इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन जो आपकी 2 आई है इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन फर्स्ट। d∅e = हो जाएगा आपका 1/4 πε0 Q/r² और dA cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन देखने को मिल रहा है कि dA cos थीटा और डिवाइड में r², और ये क्या होता है आपका, ये होता है, ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्या होता है, ये होता है आपका घन कोण, जिसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा, डी ओमेगा से यहाँ डिनोट करेंगे हम। मैंने आपको पहले भी शो करके दिखाया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखिए, अगर किसी भी ये कोई आपका मान लो कि एक सर्कल है और उसके चाप के कारण उसके केंद्र पर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, हम घन कोण कहते हैं, यानी कि घन कोण डी ओमेगा हो जाएगा आपका। ठीक, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। फिर हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटा सा पार्ट लिया, तो डी ओमेगा भी एंगल भी क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो आगे करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट dA cos थीटा डिवाइड में r² क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, और इस पूरी वैल्यू की जगह में क्या रख सकती हूँ, डी ओमेगा रख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा d∅e = 1/4 πε0, और ये आपका q यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये आ जाएगा डी ओमेगा। अब आपका चेंज क्या हो रहा है, बार बार चेंज होगा हमारा एंगल, तो इसलिए हम यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d∅e = q आपका फिक्स है, 1/4 πε0 आपका फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, ओनली डी ओमेगा चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसी का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज रहेगा। और हमेशा याद रखना कि डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 4 पाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, 4 पाई आ जाएगा। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, phi = Q/ε0, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, phi = 1/ε0 × Q। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पर समीशन लगा रखा था, जब हमने परमे को प्रूव किया, परमे पढ़ी थी, तो वहाँ पर क्या था आपका, यहाँ समीशन था। तो यहाँ पर फिलहाल समीशन इसलिए नहीं आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओनली वन चार्ज के कारण क्या निकाला है हमने, यह वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर, जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया था उसके अंदर बहुत सारे आवेश हो, जैसे हम लिख सकते हैं +Q1 -Q1 Q2 और -Q3 या फिर +Q4, ये आवेश स्थित हो, तब क्या होगा आपका वैद्युत फ्लक्स, तो अब हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स phi E = 1/ε0, ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 -Q2 -Q3 और +Q4, सारे चार्जेस आ जाएंगे। और क्या पता बहुत सारे आवेश हो, तो हम इतने ही 4 आवेश लिए हैं, इसी पे हम काम करते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, इन सभी को एक साथ लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, समीशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जाएगा समीशन Q, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। और ये पर में आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मान के चलिए ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे की नियम लिखिए। तो आपने बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली व चुंबक के बीच, मान लो कि एक चुंबक है ये आपके पास, ठीक है, और एक कुंडली है आपके पास ये, ठीक है, आप इसे डायग्राम को बना भी सकते हैं और आप इसको अगर 3 मार्क्स में है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तो आपको डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जब हम किसी चुंबक, ये क्या है आपके पास चुंबक है, इधर नॉर्थ लिख देते हैं, इधर साउथ लिख देते हैं, और ये क्या है आपके पास एक कोइल है, कुंडली है। जब हम इस चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षित गति कराते हैं, मतलब इस चुंबक को हम क्या कराते हैं, इस कुंडली की ओर आगे पीछे तेजी से मूव कराते हैं, तेजी से क्या कराते हैं, गति कराते हैं। तब क्या होता है, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। यही हमने इसमें लिखा है, जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट आपको इससे संबंधित फैराडे ने कितने नियम दिए, इससे संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या है, जब हम क्या करते हैं वही सेम चीज़ें होंगी इसमें जो हमने चुंबकीय प्रेरण में पढ़ी है। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच हम क्या कराते हैं, आपेक्षित गति कराई जाती है, यानी कि आपेक्षित गति कराते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर, ये परिवर्तन की दर हुई और इसका ऋणात्मक मान क्या होगा इसका, यानी कि ये ऋणात्मक होगा आपका, और ये किसके बराबर होगा, विद्युत फ्लक्स के बराबर, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो कि इस कुंडली में उत्पन्न हुआ है आपका। दोबारा पढ़ते हैं इसको, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, किसका, विद्युत फ्लक्स का मान इसके बराबर होगा। तो अगर आपकी जो ये कोइल है इसमें जो फेरों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो, तो यानी कि हम मान लेंगे कि इस कुंडली में क्या है, n फेरे हैं, तब क्या होगा, यदि कुंडली में n फेरे हो तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, -n d∅b और ये dt, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय नियम क्या है, ये भी बहुत सिंपल है और ये बहुत एक फेमस नाम है, इस नाम से बहुत बार आता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो इसमें क्या है, ये लेंज का नियम या लेंज का नियम कह दो या फैराडे का द्वितीय नियम कह दो। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जब इस कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। सपोज मान लो कि इधर से आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित धारा बह रही है और इधर से आपकी मुख्य धारा बह रही है, तो ये हमेशा क्या करेगा, उसी का विरोध करते हैं जिसके कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस कुंडली के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि उसी का ही विरोध करेगी जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई होगी। बहुत सिंपल ये आपका क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो दोबारा एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए डायग्राम से। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी कुंडली व चुंबक के बीच, ये कुंडली आपकी, ये चुंबक है, जब हम किसी कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षित गति कराते हैं तो क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है
और उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार की घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और जो इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर होगी वो क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स के इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। और दूसरा नियम क्या होगा, जिसके कारण यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो उसी का ही विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तथा कागज के तल के समांतर होते हैं, उस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये क्या है आपके पास एक तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, तो इसमें जो समतल ध्रुवीय जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। तो ये संचरण की दिशा, इसमें जो प्रकाश है वो क्या इसके लंबवत है, इसी को क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। और दूसरी लाइन बोली गई आपको, कागज के तल के समांतर होते हैं। तो ये क्या है आपका संचरण है, संचरण की दिशा है, प्रकाश के संचरण की दिशा, और जो कागज है उसके तल के लंबवत, तल के समांतर बोला इसने। तो तल के समांतर क्या होगा, ये हमने डॉटेड से शो किया है। तो ये आपका सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। और ऐसे अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, यह अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका डायग्राम थोड़ा सा इधर बनाया है, आप यहाँ बनाओगे सेंटर में बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, एक ये सोर्स लिया और इसी से क्या की, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये लाइन है आपकी, तो ये क्या है, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है। और इसमें जो तरंग संचरण की दिशा है और इसमें जो वेक्टर कंपन होते हैं, प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है वो इसके लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, यानी कि इसकी तरंग की संचरण की दिशा ही है और इसके सभी दिशाओं में क्या होंगी, लंबवत होंगे इनके संचरण। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। नेक्स्ट आपसे पूछा था इसमें कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किन्हीं दो विधियों को लिखिए। तो इनकी दो विधियाँ इस प्रकार है, एक तो हम प्रकीर्णन द्वारा कर सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की जो विधि है इसका उत्पन्न कैसे होता है, तो एक प्रकीर्णन विधि द्वारा कर सकते हैं और दूसरा बूस्टर के नियम द्वारा कर सकते हैं। और ये बूस्टर का नियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।